गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर कंट्रोलिंग और उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। तो इससे पहले हमारी इस केस स्टडी सीरीज के अंदर मैंने डायरेक्टिंग तक के आपको सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है कि कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैंने कवर किए हैं इसके अंदर, और या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पेपर के अंदर आपको आ सकते हैं वो मैंने कवर किए हैं। और अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए लिंक को देखिए, उसको वीडियो को अच्छे से देखो और उसके बाद क्या करो, उसके बाद फिर आकर इन केस स्टडीज को पढ़ो तो आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको कंप्लीट यहीं पर रिवीजन हो जाएगी। तो 1 से 2 घंटे की आपको वीडियो प्लस ये केस स्टडीज है जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर विद केस स्टडी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या है, एक लास्ट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो देखो कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली मैनेजमेंट क्या करती है, इससे पहले मैनेजमेंट ने क्या किया था, प्लान बनाया था, फिर ऑर्गेनाइज किया था, फिर स्टाफ लेबर को रिक्रूट किया गया था और उसके बाद डायरेक्टिंग मतलब काम करना शुरू कर दिया गया था डायरेक्टिंग के अंदर। लेकिन अब जो काम हो रहा है क्या वो एक्चुअल के हिसाब से हो रहा है, मतलब जो हमने प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट किए थे या नहीं किए थे उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कंट्रोलिंग के अंदर कि जो हमने एक्चुअल में प्लानिंग करी थी ना, जो हमने एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या हमारा वर्क जो है, क्या हमारा काम जो है, क्या उस हिसाब से हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है फिर तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो उसकी डेविएशन, उसकी गलती क्या है, और उस गलती को हम क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। और वो कौन सा फंक्शन करेगा, हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या थी, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी कि कंट्रोलिंग का क्या फायदा होता है, हमें क्या करता है, ये रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इंप्लॉइज मोटिवेट होते हैं क्योंकि अगर उनको लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया तो इंप्लॉइज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। प्रॉपर ऑर्डर में सारा काम होता है, कोऑर्डिनेशन रहती है, लेकिन इसका एक प्रोसेस भी है। प्रोसेस क्या होता है इसका कि देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और फिर जब हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया फिर हम कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड को। और अब एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करने के बाद हमें क्या निकलेगा, हमें पता चलेंगी गलतियां यानी कि डेविएशन। और इन डेविएशन को क्या करते थे, एनालाइज करते थे। और इस डेविएशन को एनालाइज करने के हमारे पास कितने तरीके होते थे, 2 तरीके होते थे। या तो क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है ना, सीपीसी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, या हम क्या करते थे, मैनेजमेंट कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर क्या होता था कि सिर्फ वही चीजें हमने देखनी है जो की रिजल्ट एरिया, मतलब जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। सब चीजों को नहीं देखना, सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जिसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर या कंपनी की वर्किंग के ऊपर। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता था कि मैनेजमेंट क्या बोलती थी कि कुछ हद तक चीजों को इग्नोर करेंगे, लेकिन जब वो उस लिमिट से बाहर हो जाएंगे फिर डिटेल में समझेंगे। तो कुछ चीजों की एक्सेप्शन है, कुछ लिमिट तक एक्सेप्शन है, उसके बाद डेविएशन को क्या किया जाएगा, अच्छे से डिटेल में किया जाएगा। और उसके बाद डेविएशन को एनालिसिस करने के बाद आप क्या लोगे, करेक्टिव स्टेप लोगे। तो ये था हमारे पास क्या, कंट्रोलिंग प्रोसेस। चलो तो अब इसी की हमने क्या देखनी है, केस स्टडीज देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर सुपर टेक्सटाइल रिपोर्टेड 43% फॉल इन द प्रॉफिट इन द फोर्थ क्वार्टर। मतलब उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर उनका जो प्रॉफिट था वो 43% से क्या हो गया, कम हो गया, फॉल हो गया, which is beyond the acceptable range of 25% decide by the company। लेकिन कंपनी ने कितनी रेंज डिसाइड करी थी, 25%, लेकिन ये तो 25% से कहीं ज्यादा है। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू हायर फ्यूल कॉस्ट एंड लोअर यील्ड ऑन अकाउंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। मतलब जो फ्यूल कॉस्ट ज्यादा थी और जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ इंपैक्ट आया। और तो कंपनी ने एम क्या किया, टू इंप्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर बाय रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इस बिजनेस प्रोसेस टू मीट इट्स टारगेट इन द फ्यूचर। तो कंपनी ने क्या सोचा कि अपनी कॉस्ट सेविंग प्लान शुरू किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि वो अपने टारगेट पे पहुंच सके। तो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया, यहाँ पर देखो ना कोई प्लान बनाया गया, ना ऑर्गेनाइज किया गया, ना स्टाफ किया गया, इसमें क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। क्योंकि पहले उन्होंने देखा गलतियां क्या है,
एनालाइज किया डेविएशन को, गलतियां क्यों हो रही है, और उसके बाद उसके करेक्टिंग स्टेप्स लिए, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? कंट्रोलिंग फंक्शन। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या हमारे पास कि मिस्टर एल्बर्ट इज वर्किंग एज अ हेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट ऑर्चिड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जो मिस्टर एल्बर्ट है वो क्या काम करते हैं? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑर्चिड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के क्या है? हेड है। He provide all such opportunities to his employees that are necessary for their skill development। मतलब सारी वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को दी जो उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या थी? जरूरी थी, एंड प्रमोशन के लिए क्या थी? जरूरी थी। All these efforts have improved the employees motivation to achieve the desired target in time। तो सबने क्या किया? सबने एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको उस काम के प्रति प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी है, ठीक है, और उनके बाद उसका क्या होगा? स्किल डेवलप भी होंगे और प्रमोशन भी किया जाएगा। तो नेम द पॉइंट ऑफ किस इंपॉर्टेंस की बात की गई है? देखो इसमें बात की गई है कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, तो इसमें बात की गई है किसकी? इंप्रूव एम्प्लॉइज मोटिवेशन की। कोई एक्यूरेसी तो नहीं स्टैंडर्ड्स की जज की। देखो एक्यूरेसी कब की जाएगी स्टैंडर्ड्स की जज? जब आप चेक करोगे कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं क्या वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको बता देगा। तो ये भी क्या है? कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं क्या वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि आप हर रोज 100 यूनिट्स बनाओगे, लेकिन आप 120 बना रहे हो, तो इट मींस जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है ना वो एक्यूरेट ही नहीं है। आपने उसके अंदर क्या है? गलती है, क्योंकि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी ज्यादा है और आपने उसके हिसाब से उनको स्टैंडर्ड बनाई ही नहीं है। या 100 यूनिट का था और आपके एम्प्लॉय सिर्फ 60 बना रहे हैं, तब भी गलती है, क्योंकि इससे ज्यादा एम्प्लॉय शायद बना ही नहीं पाते। तो ये भी कौन बताएगा हमें? ये भी कंट्रोलिंग, जब आप कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे ना उसमें ये सारी इंपॉर्टेंस निकल कर आएगी। तो एम्प्लॉइज मोटिवेट भी होंगे क्योंकि उनको पता चलेगा कि भाई ये गलतियां हैं, इस हिसाब से हम इनको इंप्रूव करेंगे तो हम प्रमोशन भी ले सकते हैं। ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और कोऑर्डिनेशन होगी। लेकिन इस केस के अंदर किसके बारे में बात की गई है? इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन। चलो तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगला देखते हैं। ऑल द वर्कर टेक थिंग इजी, ठीक है ना, वर्कर आराम से काम कर रहे हैं। इट हैज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका नुकसान क्या हुआ कि उनका सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी? लीक होगी। टू सुपरवाइजर द अफेयर ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू इंस्टॉल क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, मतलब सीसीटीवी कैमरास क्या करना सोचा उन्होंने? इंस्टॉल करने की सोची। विच द एम्प्लॉय कंसिडर एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। तो एम्प्लॉइज ने इसको क्या बोला कि ये उनकी फ्रीडम के ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो अब आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग द कंपनी सफरिंग। किस लिमिटेशन से कंपनी सफर कर रही है? देखो दिक्कत क्या थी, जो वर्कर है वो सारे काम को इजी लेते थे जिसकी वजह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी। अब जो सुपरवाइजर था उसको किसी ना किसी तरीके से तो ठीक करना था, लेकिन वो सब वर्कर को तो एक टाइम पर देख नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सीसीटीवी कैमरा क्या कर दिया जाए? इंस्टॉल कर दिया जाए। अब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से इंप्लॉइज जो वहां पर काम कर रहे थे उनको काम करना पड़ेगा, तो उनको क्या लगा कि हमारी फ्रीडम के ऊपर क्या है? ये अटैक है, हमें फ्री मतलब पूरी आजादी नहीं जा रही काम करने की। तो ये कौन सी लिमिटेशन है कंट्रोलिंग? देखो कंपनी ने तो कंट्रोलिंग किया ताकि सारा कुछ कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आगे इंप्लॉय भी तो मारने नहीं वाले ना। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग की लिमिटेशन होगी, क्योंकि कंपनी को फेस करना पड़ेगा क्या? रेजिस्टेंस। क्या फेस करनी पड़ेगी? रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। किनकी? इंप्लॉइज की, क्योंकि इंप्लॉइज बोलेंगे हम तो नहीं काम कर रहे। तो इस ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या है? नुकसान भी है। कंपनी का चाहे फायदा है, लेकिन एक तरीके से अब जब इंप्लॉइज ने ही काम करना बंद कर दिया तो उसकी क्या है? लिमिटेशन भी है। तो क्या है लिमिटेशन? रेजिस्टेंस टू चेंज। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास कि एएस लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी इंगेज्ड इन असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर। Recently, the company had conducted the time and motion study। मतलब कंपनी ने एक टाइम एंड मोशन स्टडी करी and concluded that an average a worker can assemble 10 air conditioner in a day। और उन्होंने क्या देखा कि एक दिन के अंदर एक वर्कर जो है वो 10 एयर कंडीशनर बना सकता है। The target volume of the company in a day is assembling 1000 units of air conditioner। मतलब एक दिन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि 1000 यूनिट्स हमने क्या करनी है? प्रिपेयर करनी है। किसकी? एसी की। और कंपनी इज गिविंग अट्रैक्टिव अलाउंस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। मतलब कंपनी ने क्या दिया कि अच्छा खासा आपको पैसा दे जाएंगे ताकि लेबर छोड़ छोड़ कर ना जाए और एब्सेंट ना रहे।
ऑल द वर्कर आर हैप्पी, सभी लोग क्या थे, खुश थे। इवन द असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर पर डे इज 800 यूनिट्स ओनली, लेकिन पर डे के अंदर यूनिट कितनी बनी, सिर्फ 800 ही बनी। टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू CCTV that some of the worker were busy in gossiping. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले तो बात करें किस फंक्शन की बात में की गई है, कंट्रोलिंग की बात की गई है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंट्रोल किया, चेक किया कि गलतियां कहां पर रह रही हैं, ठीक है ना। और दूसरा, स्टेट दो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड विच आर डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। देखो किस स्टेप्स, तो स्टेप सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो पहला स्टेप पूरा किया गया, नहीं किया गया, यस। इस स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि 1000 यूनिट्स उन्होंने क्या कर दिए, सेट कर दिए कि स्टैंडर्ड क्या है 1000 यूनिट्स। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे मेजर की गई कि कितने यूनिट्स बनाए गए दिन के अंदर, 800 यूनिट्स बनाए गए। और फिर कंपेयर किया गया, ठीक है ना, तो कंपैरिजन किया गया, तभी पता चला कि कम बनाए गए। तो थर्ड हमारे पास स्टेप भी आ गया। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता था कि एनालिसिस डेविएशन, के डेविएशन फाइंड आउट करें। तो गलती फाइंड आउट की कि नहीं की उन्होंने, देखो टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू CCTV। मतलब क्या डेविएशन थी, क्या गलती थी, उसके लिए कंपनी ने क्या किया, CCTV को क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया, वहां पर लगा दिया। और दैट सम ऑफ द वर्कर वर बिजी इन गॉसिपिंग, तो उन्होंने डेविएशन भी फाइंड आउट कर ली, गलती भी दिखा दी, देख ली कि भाई जो कुछ वर्कर हैं वो क्या कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ वर्कर क्या कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे। अब लेकिन आखिरी में क्या था, जो ये कमी थी इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, करेक्टिव एक्शंस। तो करेक्टिव एक्शंस क्या लेते कि कुछ वर्कर्स को मतलब पेनल्टी देते, कुछ ना कुछ करते। तो अभी तक ये स्टेप को फॉलो नहीं किया गया। तो 4 स्टेप इसके अंदर फॉलो किए गए। पहला क्या फॉलो किया गया कि भाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स, एक्चुअल में कितने मैयर बने 8, फिर उनको कंपेयर किया गया, फिर डेविएशन को एनालिसिस किया गया, ठीक है। अभी तक डेविएशन निकाल दी गई, लेकिन अभी करेक्टिव स्टेप्स लेने बाकी। चलो, तो ये 4 स्टेप्स थे जो इस केस स्टडी के अंदर उन्होंने क्या किए, कवर किए। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या कि मिस्टर मार्टिन इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कैरिन इंडिया लिमिटेड। ही इज असिस्टेड बाय अ क्वालिफाइड एंड कंपिटेंट वर्कफोर्स। किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है, क्वालिफाइड एंड कंपिटेंट, मतलब अच्छे लोगों, अच्छे वर्कफोर्स के द्वारा वो असिस्ट किया जाता है, मतलब उनके अंदर वो काम कर रही है अच्छी वर्कफोर्स। एम्प्लॉय फील accomplished and their zeal to work give good rise to production, मतलब वो चाहते हैं कि हम काम करें और वो अच्छा काम करें, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। However, it leads to increase in the labor cost from acceptable range of 2% to 5% by the end of the year। मतलब जो लेबर कॉस्ट थी ना वो 2% से 5% बढ़ गई। उनकी एक्सेप्टेबल रेंज क्या थी, 2%, लेकिन वो बढ़ कितनी गई, 5% बढ़ गई बाय द एंड ऑफ द ईयर। जो इमीडिएट अटेंशन की जरूरत थी किसकी, मैनेजमेंट की। तो किस प्रिंसिपल जो डेविएशन का इसमें काम कर रहा है, देखो 2 ही प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास डेविएशन के अंदर, एक तो होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को ध्यान दो जो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर एक्चुअल में इंपैक्ट डाल रही है, मतलब जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स को या कंपनी की सेल को या कंपनी की मेजर एक्टिविटी को क्या हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उन चीजों को क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा ना इसमें, इसमें क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ने बोल रखे कि अगर कुछ परसेंट तक ये चीज बढ़ती है या नुकसान होता है वो सह उसके बाद उस चीज को अर्जेंटली एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो ये इसमें किस प्रिंसिपल ऑफ डेविएशन के बारे में बात की गई है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेबल रेंज, एक्सेप्शन कब तक की थी, 2% तक। उन्होंने क्या बोला था कि हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है बढ़ने दो, लेकिन 2% से ज्यादा हो गई तो अब अर्जेंट नीड की जरूरत है, मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल यहां पर गवर्न कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है कि इफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी विच इज 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब जो स्टेशनरी की वेस्टेज है ना वो कितनी है, टोटल कॉस्ट का 5% है, हैज इंक्रीज्ड बाय 40%, मतलब वो 40% बढ़ गई। Whereas the normal wastage in the raw material which is 10% of cost increased by 5%,
वो सिर्फ कितने परसेंट बढ़ी है? 5% बढ़ी है। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल गवर्निंग द वेस्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा प्रिंसिपल वेस्टेज को गवर्न कर रहा है। देखो दो ही प्रिंसिपल्स थे डेविएशन के, एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखो इसमें कोई एक्सेप्शन तो रखी नहीं कि इतने परसेंट के बाद नहीं देखेंगे, इसके परसेंट नहीं देखेंगे। इसमें उन्होंने क्या देखना है कि इन दोनों में से किस कॉस्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, देखो अब किस चीज को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखो स्टेशनरी है, स्टेशनरी के इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि स्टेशनरी क्या है, पेन पेंसिल है। अगर वो 5% था कॉस्ट का, हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 40%। इफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी विच इज 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो 5% थी टोटल कॉस्ट की, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, वो 40% हो गई है। ठीक है ना। लेकिन जो रॉ मटेरियल की वेस्टेज थी वो कितने परसेंट है, वो टोटल कॉस्ट की 10% है, और वो 5% से बढ़ गई है। मतलब जो टोटल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है वो कर रहा है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो अब कंपनी किसको एग्जामिन करेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एग्जामिन करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेटेज क्या है, ज्यादा है। 10% है वो टोटल कॉस्ट का, लेकिन जो स्टेशनरी की कॉस्ट है वो सिर्फ कितना है, 5% ही। तो उस 5% में अगर 40% बढ़ भी गया तो वो 6-7% ही होगी, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। देखो ये 40% टोटल कॉस्ट का नहीं हुआ, ये स्टेशनरी का खर्चा 40% से बढ़ गया, तो मतलब टोटल कॉस्ट का कितना होगा, 1%, आधा परसेंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा बढ़ गई 10% और ये 5%, तो ये नुकसान देगी कंपनी। तो इसलिए इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसमें एक एक चीज उसी वेस्टेज को देखा जाएगा। ध्यान से देखना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसी वेस्टेज को देखा जाएगा जो कंपनी के ऊपर डायरेक्टली क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। चलो, तो अगला क्या है हमारे पास कि यू आर द मैनेजर ऑफ भारती केमिकल लिमिटेड। इट इज रिपोर्टेड टू यू दैट पोस्टल एक्सपेंसेस, जो पोस्टल एक्सपेंसेस थे मतलब पोस्ट ऑफिस के, वो 10% बढ़ गए स्टैंडर्ड रेट से, और कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय 2%। विच ऑफ द टू डेविएशन विल बी मोर क्रिटिकल टू यू। देखो कौन सी ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए। तो इसमें क्या लग रहा है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल लग रहा है। और क्या क्या क्रिटिकल है, देखो पोस्ट ऑफिस के खर्चे 10% बढ़ गए, चाहे वो 20% भी बढ़ जाए, क्योंकि उसकी नॉमिनल सी फीस होती है, 100 से 200 हो जाएंगे। देखो मान लो पोस्ट ऑफिस का खर्चा, पोस्टल चार्जेस कितने होंगे, 100, अब वो 120 हो गया हो, शायद 130 हो गया हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। लेकिन रॉ मटेरियल, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 10 लाख का सामान बना, और अगर वो 2% भी बढ़ गया ना, तो वो कितने परसेंट बढ़ गया, 20,000। ठीक है ना, 20,000, 30,000, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो किसको ध्यान से देखा जाएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो बढ़ी है ना, 2% से भी बढ़ी है, इस चीज को, इस डेविएशन को सबसे पहले एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसके इंपैक्ट, इसकी वेटेज कंपनी के ऊपर क्या है, ज्यादा है, और इससे ज्यादा नुकसान होगा कंपनी एज कंपेयर टू पोस्टल एक्सपेंसेस। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास कि सुरभि लिमिटेड प्रोड्यूसेस सेफ्टी पिन्स ऑन मास स्केल। मतलब वो सेफ्टी पिन प्रोड्यूस करती है एक अच्छे लेवल के ऊपर, मतलब बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर, मतलब उनका स्केल क्या बहुत बड़ा है। द कंपनी पॉलिसी इज दैट एट मोस्ट 25 ऑफ द डेली प्रोडक्शन कुड बी डिफेक्टिव। मतलब 25% जो डेली प्रोडक्शन है उसका क्या होता है, वो डिफेक्ट होता है। ओवर अ 3 month पीरियड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट 8 to 10% ऑफ द प्रोडक्शन इज डिफेक्टिव। मतलब 8 से 10% प्रोडक्शन क्या हो रही है, डिफेक्टिव हो रही है। द कोज ऑफ द डेविएशन फाउंड इज डिफेक्टिव मशीनरी। और गलती क्या फाइंड आउट की गई कि जो मशीनरी है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो व्हाट करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो क्या किया जाएगा, या तो देखो मशीनरी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, या उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको अपनी तरफ से खुद बताना होता है कि कौन सा करेक्टिव एक्शन, मतलब आपने कोई बुक में नहीं दिया होगा, आपको खुद बताना है कि कौन सा करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। तो कौन सा एक्शन लिया जाएगा करेक्टिव एक्शन। देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डिफेक्टिव क्यों आ रही है, क्योंकि मशीनरी में दिक्कत है। अब या तो मशीनरी को रिपेयर करवा दो उस लेवल तक, और नहीं तो क्या करवा दो, अगर वो रिपेयर नहीं हो पा रही तो उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तब जाकर ये आपकी 8 से 10% कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अल्फा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग ऑटो स्पेयर पार्ट्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। द कंपनी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज। कंपनी ने क्या दिया, ट्रेनिंग दी। बाय इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को बुलाया जिसने सारा का सारा प्रोसेस क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट, मतलब उनको बताया, प्रॉपर्ली बताया। एक्सपर्ट कोटेड दैट ऑल द डेविएशन कैन नॉट बी कंट्रोल। तो एक्सपर्ट ने क्या बताया कि सारी डेविएशन कंट्रोल नहीं हो सकती। सो मैनेजर मस्ट नो विच डेविएशन इज की एरिया। मतलब मैनेजर को पता होना चाहिए
कि सबसे इंपॉर्टेंट की एरिया, मतलब की रिस्पेक्टिव एरिया मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिसको मोस्ट अर्जेंटली क्या करना है, उन्होंने कंपेयर करना है एज कंपेयर टू जो नॉन की एरिया, मतलब जो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग आर बाउंड टू ब्रेक मिस्टेक एज अ मैनेजर शुड नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन एवरी मिनट mistake of worker. Rather than he fix a range of deviation and take action if deviation is above the specific range. तो देखो सबसे पहले तो किसकी बात की गई, किस फंक्शन की बात की गई, वो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा फंक्शन है, कंट्रोलिंग। और दूसरा दो तरीके बताए डेविएशन को एनालिसिस करने के। देखो पहला तरीका क्या बताया, पहला तरीका बताया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी, और दूसरा क्या बताया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो सीपीसी मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, तो वो किसके किसके अंदर बताया उसने, किस लाइन को कोट करके बताया। तो एक्सपर्ट ने कोट किया कि सारी डेविएशन कंट्रोल नहीं हो सकती, तो मैनेजर सिर्फ उन की रिस्पॉन्स मतलब उन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान दे जिससे कंपनी को ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, या जो बहुत ज्यादा क्या है की एरिया है, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कंपनी के प्रॉफिट को या कंपनी की सेल को नुकसान होगा, उन इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ अर्जेंटली ध्यान दे एज कंपेयर टू नॉन इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक पोस्टल चार्जेस बढ़ गए और रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए ना, वो मेन की एरिया है। नॉन की एरिया क्या है, पोस्टल, वो तो चलो 10 की बजाय 15 भी हो गए, 20 भी हो गए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस लाइन के अंदर उन्होंने किसकी बात करी है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बारे में बताया। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि हर बार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक रेंज फिक्स कर दी जाए, मतलब रेंज फिक्स करने की बात की गई है, यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि कुछ परसेंट तक तो छूट कर देंगे और उसके बाद अगर होगा फिर ध्यान से एक्शन लेंगे उसके ऊपर। अगर 5% तक की कॉस्ट की कमी आ रही है तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर 5 से 1% भी ज्यादा हो गया तो मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, उस डेविएशन को प्रॉपरली कंट्रोल करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये दो डेविएशन हमें इसके अंदर क्या की गई है, बताई गई है। तो ये था हमारे पास कंट्रोलिंग की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, जो या तो आपको प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं या फ्यूचर के लिए आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो लिंक आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चंस को देखिए, और मैंने तकरीबन तकरीबन सारा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है इन केस स्टडीज के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।